हेलो मेरे सीएस स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो लास्ट टर्न पर हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों ने कायदे से रिवीजन भी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके अगला टॉपिक। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में बेटा अगला टॉपिक आता है आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में देखते हैं। देखिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी का मतलब क्या है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब यह है कि पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। पार्टीज शुड बी कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। देखिए, माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अब तीनों का मतलब समझते हैं। माइनर का मतलब क्या हुआ, बिलो 18 ईयर्स। 18 साल से अगर कम का कोई भी पर्सन है तो उसको माइनर माना जाएगा एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो मेजॉरिटी की एज है वो है 18 साल। यानी 18 साल से अगर कम का कोई भी बच्चा है तो उसको माइनर माना जाएगा और माइनर्स को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए मना किया गया। अगर माइनर के साथ में आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। दूसरा है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का पर्सन, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या हुआ, अनसाउंड माइंड का मतलब हुआ ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय इस बात को जज नहीं कर सकता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना उसके लिए फायदेमंद है, नुकसान वाला है। यानी कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, वो अपने सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता। तो इस वजह से अनसाउंड माइंड पर्सन को भी माना गया है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर अगर करेगा तो पूरी तरीके से वॉइड होगा। और लॉ ने कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मना किया हुआ है, यानी कि स्पेसिफिक लोगों को डिस्क्वालिफाइड किया गया है कि अगर ये लोग भी एग्रीमेंट में एंटर करेंगे तो वो भी एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा, यानी कभी भी वैलिड नहीं होगा। जैसे इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्टेड, एलियन एनेमी, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये लोग हैं, ये लोग कैपेबल नहीं माने जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। देखते हैं एक बार थ्योरी पे। देखिए, सेक्शन 11 है बेटा इसका। सेक्शन 11 देखो क्या बोलता है, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कैपेसिटी, यानी कि लीगल एबिलिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड शुड बी एज ऑफ मेजॉरिटी, तो मेजर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही और शी इज सब्जेक्ट, एंड ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच ही और शी इज सब्जेक्ट, यानी किसी भी लॉ में उसको डिस्क्वालिफाइड ना किया हो। देखिए, इन अदर वर्ड्स अ माइनर, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब देखो यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ल्यूसिड इंटरवल्स। अब ल्यूसिड इंटरवल्स का मतलब क्या हुआ बेटा, ल्यूसिड इंटरवल्स का मतलब हुआ, देखो मेंटल इश्यूज बहुत सारे तरीकों के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक आदमी है जो आधे दिन मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और आधे दिन मेंटली फिट होता है। भाई बीमारी है दिमाग की, अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मेंटली फिट रहता है और शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि ल्यूसिड इंटरवल्स के दौरान अगर कोई भी पर्सन जिसको अनसाउंड माइंड की प्रॉब्लम है तो ल्यूसिड इंटरवल्स के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। यानी कि जब सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक वो मेंटली फिट रहता है, उस दौरान अगर उसने कोई भी एग्रीमेंट में एंटर किया तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, वो कर सकता है। लेकिन जिस समय यानी कि शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जब वो अनसाउंड माइंड का होता है, उस दौरान अगर कोई भी एग्रीमेंट किया तो वो वॉइड होगा। तो यही चीज यहां पर बोली गई है कि अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है ड्यूरिंग हिज ल्यूसिड इंटरवल्स। डन है सबको क्लियर? आगे देखते हैं।
A person disqualified from contracting by any law to which he or she is subject. एग्जाम्पल एलियन एनेमी. एलियन एनेमी का मतलब क्या हुआ? एलियन एनेमी का मतलब जिस देश के साथ में हमारे देश की वॉर चल रही है, जिस देश के साथ में हमारी देश की वॉर चल रही है, उस देश का रहने वाला हर सिटीजन, हर नागरिक हमारे लिए दुश्मन कहलाएगा. उसको बोला जाता है एलियन एनेमी. जिस देश के साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, नॉर्मल हैं, उसको बोलेंगे एलियन फ्रेंड. और जिस देश के साथ में हमारी वॉर चल रही है उसको बोला जाएगा एलियन एनेमी. Foreign sovereigns and accredited representative of a foreign state, insolvent, convict are not competent to contract. अब देखो यहाँ पर जो फॉरेन सोवरेन और एम्बेसडर्स दिए हुए हैं, इसको अभी हालांकि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जो फॉरेन सोवरेन होते हैं, जैसे बोलते नहीं है कि विदेश राजदूत, फॉरेन एम्बेसडर, आप एम्बेसी में जाते हो वहाँ पर एम्बेसडर्स रहते हैं, हर एक देश में एक दूसरे देश का एम्बेसडर रहता है. जो फॉरेन सोवरेन होते हैं यानी कि यहाँ पर आकर के, इंडिया में आकर के वो लोग अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी डिस्क्वालीफाइड में डाला गया है. उनको डिस्क्वालीफाइड में डालने का पर्पज़ ये नहीं है कि अगर आप इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर प्रिकॉशनरी बेसिस पे डाला गया है कि भाई अगर कोई भी फॉरेन सोवरेन या फॉरेन एम्बेसडर है या कोई भी फॉरेन कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है जो यहाँ पर आकर के अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ में अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको सोच समझ करके करना है. क्यों सोच समझ करके करना है? क्योंकि अगर बाई चांस आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और सामने वाली पार्टी ने ब्रीच कर दिया, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, कुछ भी गलत किया, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते. वो तो आपके ऊपर केस कर सकता है लेकिन आप उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है और साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये बात लिखी हुई है. आप उसको स्यू नहीं कर सकते लेकिन वो आपको स्यू कर सकता है. दूसरा, अगर आपको उसके ऊपर सूट फाइल करना है तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं. पहली, या तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया हो यानी कि परमिशन ली हो, और दूसरा वो बंदा खुद अग्री हो अपने ऊपर सूट फाइल करवाने के लिए. अब खुद सोचो, कोई बंदा तैयार होगा कि अपने ऊपर सूट फाइल करवाने के लिए? लेकिन अगर आपने ब्रीच किया तो वो तुरंत आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता है. इस वजह से इसको एक प्रिकॉशनरी बेसिस पर यहाँ पर लिस्ट में डाला गया है कि भाई अपने इंडियन भाई बहनों के लिए स्पेशली एक चेतावनी तरीके की दी हुई है कि भाई अगर कोई भी फॉरेन सोवरेन या कोई भी एम्बेसडर्स हैं तो उनके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो तो सोच समझ के करना, क्योंकि आप उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाओगे. आर यू गेटिंग? देखते हैं एग्जांपल. देखो, अ माइनर बोरोड ₹10,000 फ्रॉम बी एंड एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द लेंडर. This was not a valid contract because A is not competent to contract. Therefore, the mortgage was not valid and the money advanced to A could not be recovered. अब देखो, अभी आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, उसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर एक केस लॉ दिया हुआ है. ये जो केस लॉ है बेटा, ये है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. एक केस लॉ हुआ था, ये बेंचमार्क केस लॉ है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया. एक बार मैं आपको बताता हूँ. मान लीजिए कि मोहरी बीबी थी, सॉरी, ठीक, इन्होंने धर्मोदास घोष को 10,000 रुपए का लोन दिया. ठीक, धर्मोदास घोष माइनर था, इसके पास में एक प्रॉपर्टी थी. धर्मोदास घोष ने क्या किया कि ये प्रॉपर्टी को मोहरी बीबी के पास में मॉर्गेज कर दिया. मॉर्गेज का मतलब क्या होता है बेटा? गिरवी रखना. उसने 10,000 का लोन लिया और अपनी इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया मोहरी बीबी के पास में. बाद में जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद ये गया कोर्ट. तो देखिए, धर्मोदास घोष ने कोर्ट में क्या बोला कि सर, जब माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर नहीं सकता तो ये जो मॉर्गेज वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये तो वॉइड होगा ना, इसकी तो कोई वैल्यू होगी नहीं. और जब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ही नहीं है तो भी जो मेरी प्रॉपर्टी जो मोहरी बीबी के पास में गिरवी पड़ी हुई है, जो मॉर्गेज है, तो वो प्रॉपर्टी मेरे को वापस दिलवाई जाए. तो यहाँ पर कोर्ट नहीं बोला कि भाई बात तो बिल्कुल सही है कि एग्रीमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर नहीं सकता, और एग्रीमेंट किसी भी एग्रीमेंट में एंटर किया तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा. दूसरा, माइनर कभी भी लायबल भी नहीं हो सकता, माइनर की कभी भी लाइबिलिटी भी अराइज नहीं हो सकती. तो इस वजह से ये मॉर्गेज वाला एग्रीमेंट वॉइड है और इस प्रॉपर्टी को
धर्मोदास घोष को वापस किया जाए। लेकिन मोहरी बीवी ने बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉपर्टी को वापस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो ये 10,000 रुपए का लोन है ये भी तो मुझे वापस दिलाया जाए। लेकिन वहां पर कोर्ट ने क्या बोला, वहां पर कोर्ट ने बोला माइनर कैन नेवर बिकम लायबल फॉर एनी डेट। माइनर किसी भी डेट के लिए कभी भी लायबल नहीं हो सकता और माइनर की कभी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। इस वजह से इस 10,000 के डेट के लिए भी वो कभी भी लायबल नहीं होगा। तो कोर्ट का फाइनल जो जजमेंट आया वो कुछ इस तरीके का था कि धर्मोदास घोष को ये 10,000 रुपए भी वापस नहीं करने पड़े, यानी मोहरी बीवी को कुछ नहीं मिला, और ये जो प्रॉपर्टी है ये धर्मोदास घोष को वापस मिल गई। हो सकता है आपको सुनने में बड़ा अटपटा सा डिसीजन लग रहा हो, लेकिन यही जजमेंट था और ये फाइनल भी है। माइनर कभी भी लायबल नहीं हो सकता, माइनर किसी भी डेट के लिए लायबल नहीं हो सकता। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट में, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रेस्टिट्यूशन बेनिफिट वगैरह, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इसको एक कहानी के तौर पर याद रखो, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं एक बार। तो ये वाला कंप्लीट है। हाँ, अब उसके बाद में देखो अगली जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो अगला एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है, वो है फ्री कंसेंट का। तो बेटा कंसेंट तो होनी चाहिए। कंसेंट की जो डेफिनेशन है ना वो बताता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 बताता है कि भाई पार्टीज के बीच में कंसेंसस एट आइडम का होना जरूरी है। कंसेंसस एट आइडम का मतलब क्या होता है, सेम थिंग इन सेम सेंस। सेम थिंग इन सेम सेंस का मतलब क्या हुआ, जब दो लोग किसी एक ही चीज पर एक ही तरीके से एक ही समय पर अग्री करते हैं तो उसको बोला जाता है कि इसमें कंसेंसस एट आइडम है, यानी दोनों लोग तैयार हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे, तो आप भी तो सेम तैयार होने चाहिए ना, आप भी तो तैयार होने चाहिए ना मेरी कार को 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए। तो जब दो लोग एक ही चीज पर एक ही समय पर एक ही तरीके से अग्री होंगे तभी तो कंसेंट बनेगी। अब सेक्शन 14 ये कहता है कि भाई केवल कंसेंट होने का कोई मतलब नहीं है, कंसेंट तो है, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो कंसेंट फ्री भी होनी चाहिए। फ्री का मतलब किसी ने डराया धमकाया ना हो, किसी ने कोई फ्रॉड ना किया हो, किसी ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ना किया हो, किसी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस ना किया हो। तो कंसेंट तो होनी जरूरी है, लेकिन वो कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो फ्री कंसेंट शुड बी देयर। Consent means parties to a contract must agree upon the same thing in the same sense. Section 13 देखो, two or more people are said to have consented when they agree upon the same thing in the same sense. इसको बोलते हैं consensus ad idem। बेटा हम लोग CS की तैयारी कर रहे हैं, CS में आपका पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसमें लैटिन टर्म पूछे जा सकते हैं, तो लैटिन टर्म सारे याद रखने हैं, डन है। आगे देखते हैं, कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डज नॉट लेंड हिम ₹2000 and B agreed to it. Here the agreement is entered into under coercion and hence voidable at the option of the B. अभी फिलहाल के लिए एक या दो क्लासेस के लिए voidable का मतलब समझो कैंसिल कराना, यानी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, कोर्जन यहां पर वर्ड यूज किया गया। कोर्जन का मतलब होता है डराना धमकाना, यानी ए ने बी को डराया कि अगर तुमने मेरे को 2,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अब यार खुद बताओ कि जब सामने गन लगी हो, सामने वाला धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने 2,000 रुपए उधार नहीं दिए, तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? लो भाई 2,000 रुपए रखो लेकिन मेरी जान छोड़ो, यही तो करेंगे। तो उस समय तो हम मजबूरी में 2,000 रुपए दे देंगे, लेकिन बाद में हमारे पास में क्या ऑप्शन है? बाद में ऑप्शन है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं, डन है। और ऑप्शन वर्ड इस वजह से यूज किया गया है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम चाहे तो कैंसिल करवाएं, चाहे तो कैंसिल ना करवाएं, तो ये हमारे पास में हमेशा एक चॉइस होती है, डन। आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट में भाई लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जिस पर्पस के लिए, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा लॉफुल होना चाहिए। और मेरा तो कहना यह है कि केवल ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट, कंसीडरेशन, हर एक चीज लीगल होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज अनलॉफुल है तो कभी भी वैलिड नहीं होगी। तो ऑब्जेक्ट, कंसीडरेशन, इन सारी चीजों का लॉफुल होना जरूरी है। देखो, द अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन विच द लॉ
डिक्लेयर्स टू आइदर इलीगल और वॉइड। किसी भी चीज को अगर लॉ ने इलीगल या वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है तो आप उस चीज को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। आपने ड्रग्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? ड्रग्स क्या ऑब्जेक्ट वैलिड है? नहीं है, तो फिर वहां पर उसको इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा। देखो, विच इज without any legal effect. Illegal, that is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. Illegal का मतलब क्या हुआ है? ऐसा कोई भी काम जिसको कोई भी कानून मना करता है और उसके बावजूद आप उस चीज के लिए अगर एग्रीमेंट कर रहे हो तो फिर उसको बोला जाएगा इलीगल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, ये सारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को बिजनेस करने से रोकता हो, शादी करने से रोकता हो, केस फाइल करना, लीगल प्रोसीडिंग का मतलब केस फाइल करना, तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। बेटा, इलीगल नहीं होगा। इलीगल अलग है, वॉइड अलग है। सारा का सारा जो लॉ है ना, वो शब्दों का ही खेल है। ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया, सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। शब्दों का खेल है, कहां पर इलीगल यूज करना है, कहां पर वॉइड यूज करना है ना। तो ये बात ध्यान रखनी होगी। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, बिजनेस करने से रोकना, शादी करने से रोकना, लीगल प्रोसीड करने से रोकना, इनको रोकने के लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। डन है? आगे देखिए, दोस अग्रीमेंट्स प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन पीनल कोड। अब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो इंडियन पीनल कोड जिसको प्रोहिबिट करता हो, प्रोहिबिट का मतलब मना करना। इंडियन पीनल कोड क्या है? फिल्में देखते हो, फिल्मों में बोलता है जज, एज पर इंडियन पीनल कोड दफा 302 यानी कि सेक्शन 302 फांसी दी जाती है। तो इंडियन पीनल कोड इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ था, ठीक है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिपील किया गया और भारतीय न्याय संहिता आई थिंक 2023 में या 2024 में, नहीं, एक्ट का नाम है 2023 और 2024 में इन्फोर्स हुआ था, राइट। तो वहाँ पर इंडियन पीनल कोड को रिपील करके आपका बीएनएस आ गया। लेकिन अभी चूंकि आपके मॉड्यूल में इंडियन पीनल कोड है तो आप इंडियन पीनल कोड ही लिखोगे, लेकिन फिर भी एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते बीएनएस भारतीय न्याय संहिता ये आपको याद रखना है। 2023 एक्ट का नाम है, ठीक है। जैसे हर एक एक्ट के नाम के आगे ईयर लिखा रहता है, लेकिन एप्लीकेबल हुआ था आई थिंक 2024 में, ठीक है। डन है? तो देखो तो अब जैसे इंडियन पीनल कोड, इसके अकॉर्डिंग इंडियन पीनल कोड बोलता है थ्रेट टू कमिट मर्डर और पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट। देखो, ये भी नया वर्ड आया, डिफेमेटरी स्टेटमेंट। डिफेमेटरी स्टेटमेंट का मतलब, डिफेमेटरी का मतलब क्या होता है? मानहानि, यानी कि हम किसी को धमकी दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हें डिफेम कर देंगे, तुम्हारी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा देंगे, या हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे, या हम कुछ ऐसा दे देंगे जिसकी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन का नुकसान हो जाएगा। तो धमकी देना तो वैसे भी गलत होता है। तो अगर कोई किसी को मर्डर करने की धमकी दे रहा है, या किसी को डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करने की धमकी दे रहा है, या ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, यानी कि हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट में है, तो उसको इलीगल नेचर का माना गया है। तो ये भी एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होंगे। तो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग, ये सारे के सारे वॉइड हैं। और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको इंडियन पीनल कोड मना करता है, जैसे थ्रेट टू कमिट सुसाइड या पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट, ये सारे एग्रीमेंट्स को इलीगल एग्रीमेंट माना गया है, ठीक है। और इलीगल और वॉइड में सबसे बड़ा फर्क तो यही होता है, वॉइड में पनिशमेंट नहीं मिलती है। अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया ना, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग, माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो वो हमेशा वॉइड होगा, लेकिन उसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जबकि जो इलीगल नेचर के होते हैं ये भी वॉइड होंगे, लेकिन इसमें पनिशमेंट यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस वॉइड और इलीगल में यही होता है। इसको भी अभी हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। आगे देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेटा, एग्रीमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें जो पॉसिबल टू परफॉर्म हो। पॉसिबल टू परफॉर्म का मतलब जिसमें परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल ना हो। अब एक आदमी है जिसका एक पैर खराब है, मैं उससे प्रॉमिस कर रहा हूं कि भाई मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम 15 मिनट में 20 किलोमीटर चले जाओ, 20 किलोमीटर आ जाओ। पॉसिबल है क्या जब उसका एक पैर खराब है? तो यहां पर एग्रीमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए, प्रॉमिस हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। देखो, द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट टू डू एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी
इन्फोर्स। तो जिसमें परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होगी उसको कभी भी इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं, ए अग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अब कोई जादू से खजाना ढूंढ सकता है क्या? कभी नहीं। ये पूरी तरीके से वॉइड होगा, बिकॉज द एक्ट इन इट सेल्फ इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। स्टार्टिंग से ही पूरी तरीके से वॉइड है। ठीक है। अब देखो, द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट आर सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। तो देखो, किसी भी एग्रीमेंट में टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, किसी भी एग्रीमेंट में टर्म्स और कंडीशन होंगी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशन होंगे। वो टर्म्स और कंडीशन हमेशा सर्टेन होनी चाहिए, वो टर्म्स और कंडीशन हमेशा सर्टेन होनी चाहिए और उसको आसानी से समझा भी जा सकता हो। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यार मेरे लिए खूबसूरत सा घर बनवा दो, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। अब सुनने में तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही लग रहा है, इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। मैंने आपसे बोला कि यार मेरे लिए खूबसूरत सा घर बनवा दो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। इस सेंटेंस में कमी क्या है? इस सेंटेंस में कमी ये है कि बेटा ये सर्टेन नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपसे बोला कि मेरे लिए खूबसूरत सा घर बना दो, तो खूबसूरत का मतलब क्या होता है? खूबसूरत हो सकता है कोई चीज़ आपकी नज़र में बहुत खूबसूरत हो, मेरी नज़र में ना अच्छी हो सकता है मेरी नज़र में कोई बहुत अच्छी हो, आपकी नज़र में ना अच्छी हो। अब पता चला आपने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, आपने घर बनवा दिया, मैं कह रहा हूँ यार मैंने तो कहा था खूबसूरत घर बनाओ, आपने अपने हिसाब से खूबसूरत बनाया लेकिन मुझे नहीं पसंद आया। मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं यार मुझे तो नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि खूबसूरती को कहीं डिफाइन नहीं किया गया था ना। एग्रीमेंट में हर एक चीज़ स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसको पढ़ने के बाद में समझ में आए कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से चाहती क्या थी। ठीक है। अब जैसे एक आदमी है, वो कई सारे ऑयल का बिजनेस करता है, जैसे आपका सोयाबीन ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, हेयर ऑयल हो गया, बहुत सारे ऑयल का बिजनेस करता है। मैंने उसको बोला कि यार मेरे को 100 लीटर ऑयल भिजवा दो। किस चीज़ का ऑयल? मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, खाने वाला, बाल लगाने वाला, हेयर ऑयल, क्या चाहिए? कहीं कुछ स्पेसिफाइड नहीं। सुनने में लाइन सही लग रही है लेकिन सर्टेन नहीं है। तो हमेशा एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशन हमेशा सर्टेन होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ताकि उसको पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से चाहती क्या थी। देखो, ए अग्री टू पे 25 लाख टू बी फॉर अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन ऑफ हिज ड्राइंग रूम। अब देखो यहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न लिखा हुआ है। अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन क्या होती है? इसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं। तो देखिए, द अग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा मॉडर्न इज नॉट सर्टेन। डन है सबको? यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। तो ये सारे बेटा जितने भी पॉइंट्स हैं, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी भी वैलिड अग्रीमेंट के लिए इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको किसी भी कानून ने, किसी भी लॉ ने अगर वॉइड डिक्लेयर किया है और पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। देखिए, द अग्रीमेंट शुड बी सच दैट इट शुड बी कैपेबल और बीइंग इन्फोर्स्ड बाय लॉ। सर्टेन एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड इलीगल और वॉइड बाय द लॉ। डन है सबको? आगे देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट पॉइंट है ये, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी का देखो मतलब क्या है। वैसे तो इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि राइटिंग में, ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, दोनों तरीके का चलेगा। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ बताई गई हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ बताई गई हैं कि भाई अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके साथ में ये लीगल फॉर्मेलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इमूवेबल प्रॉपर्टी। नज़र आ रहा है ना सबको? हाँ। फॉर एग्जाम्पल, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं अपना फ्लैट बेच रहा हूँ या एक फ्लैट खरीद रहा हूँ, कोई ज़मीन बेच रहा हूँ या कोई ज़मीन खरीद रहा हूँ, किसी भी तरीके का इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करते हैं। केवल एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई वो राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रॉपर स्टैम्प पेपर होने चाहिए, विटनेस होना चाहिए,
तो अब देखो इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटी लिखी हुई है ना। अब मान लीजिए कि मैंने अपने दोस्त के साथ में एक ओरल एग्रीमेंट कर लिया प्रॉपर्टी को खरीदने का। कल को अगर बाई चांस मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में कोई भी डिस्प्यूट निकल आया तो कोर्ट मेरी बात नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? कोर्ट कहेगी कि भैया जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए साफ साफ लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपने ओरल कैसे कर लिया? वहां पर अगर आपने ओरल किया तो वो वैलिड नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं बताई गई है, वो आप ओरल करो, राइटिंग में करो, वो आपके ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए इस चीज को बताया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो उसमें ये लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, तो जब तक आप वो सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर देते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। तो देखते हैं एक बार। A contract may be oral or in writing where a particular type of contract is required by law to be in writing and registered. It must comply with the necessary formalities as to writing, registration and attestation. Attestation का मतलब उसको attest करना। If legal formalities are not carried out, then the contract is not enforceable. हालांकि कुछ contract ऐसे होते हैं जिनमें जब ये लीगल डिफेक्ट दूर हो जाते हैं तो फिर उनको इन्फोर्स कराया जा सकता है। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड। डन है? तो बेटा आज हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स का पूरा पार्ट अपना कंप्लीट किया, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए होते हैं उस टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100% इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट रन पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक इतने सारी जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट रन पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।